हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और टॉपिक रहेगा राम मंदिर के निर्माण के लिए जो टीम गठित की गई है 15 सदस्य समिति, उसके बारे में हम इसमें पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इसमें देखेंगे कैसे इस समिति का गठन किया गया है, इसकी संरचना क्या होगी, कौन कौन इसके सदस्य होंगे, वह सदस्य क्या करेंगे, किस प्रकार से मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देंगे। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अभी तक की जो भी घटनाक्रम रही है, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया हो या चाहे वो फिर सामाजिक प्रक्रिया हो, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। इन सभी पहलुओं को, इन सभी घटनाओं को हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से फैसला आया है। और हमारे एग्ज़ाम में खासकर यूपीएससी की जब 2020 का जब आप प्रीलिम्स देंगे, इंटरव्यू देंगे, मेंस देंगे, तो यह किस प्रकार से फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसमें जो भी पहलू हैं सभी हम इसमें धीरे धीरे करके समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके निर्माण के लिए जब 9 नवंबर 2019 को जब फैसला सुनाया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब कहा गया था कि 3 महीने के अंतर्गत मतलब 9 फरवरी 2020 तक एक समिति का गठन किया जाएगा जो कि ट्रस्ट कहलाएगी। तो उसी को लेकर के हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 फरवरी 2020 को संसद में जो लोकसभा है उसके उस लोकसभा सत्र में, बजट सत्र में, जब यह प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने यहाँ पर 5 फरवरी 2020 को संसद में ट्रस्ट के गठन होने के ऐलान की घोषणा करी उन्होंने। तो जो ट्रस्ट का घोषणा किया गया उसका नाम क्या होगा? तो जो ट्रस्ट की घोषणा की गई है उस ट्रस्ट का नाम रहेगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस पूरे ट्रस्ट का नाम रहेगा। और इसमें कुल 15 सदस्य रहेंगे। तो इसमें जो 15 सदस्य रहेंगे, सदस्य में एक ट्रस्टी अनिवार्य रूप से दलित होगा, ये इसमें कहा गया है। मतलब जो 15 सदस्य समिति रहेगी उस समिति में यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जो दलित वर्ग से आएगा। तो मतलब यहाँ पर 14 तो रहेंगे सामान्य वर्ग से और एक रहेगा यहाँ पर दलित वर्ग से। तो ये इसमें कहा गया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला उसमें सुनाया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो ट्रस्ट बनाया गया है ना, उस ट्रस्ट में अध्यक्ष कौन होगा। तो इसके मतलब इसमें जो 9 सदस्य ऐसे होंगे जो कि ट्रस्ट में डीड में ही इसमें 9 सदस्य के नाम दे दिए गए थे प्रारंभ में ही, जिसमें से राम लला की जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस जीते थे, राम भक्त के पराशरण का नाम इसमें सबसे ऊपर है। मतलब इसमें वो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनमें उनका नाम इसमें रखा गया है। तो ये राम भक्त के पराशरण इसमें पहले सदस्य हैं। फिर इसमें जो दूसरे सदस्य हैं वो कौन है इसमें? तो देखिए इसमें जो दूसरे सदस्य हैं ना, वो 1989 में राम मंदिर का जो शिलान्यास है उसमें करने वाले व्यक्ति थे जो कि दलित वर्ग से थे। तो उन व्यक्ति का नाम था यहाँ पर कामेश्वर चौपाल। तो कामेश्वर चौपाल इसके दूसरे सदस्य हैं। तो इसके बाद जो दूसरे सदस्य हैं, इनके बाद जो अन्य सदस्य हैं, इनकी भी यहाँ पर व्याख्या की गई है कि किस प्रकार से इसमें सदस्य होंगे। तो लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी भूमि। तो जो इसकी भूमि थी ना, पूरा 67.7 जो भी यहाँ पर भूमि थी, उसमें जो विवादित भूमि थी सबको मिलाकर के जो भूमि हो गई है, तो उस ज़मीन को यहाँ पर सबसे पहले गृह मंत्रालय के द्वारा 100 रुपये में रजिस्ट्री कराया गया। गृह मंत्रालय के जो अपर सचिव हैं खेला राम मुर्मू ने यहाँ पर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उस पूरी भूमि का जो पंजीकृत किया और उस पूरी भूमि को 1 रुपये में जो पराशरण यहाँ पर उसके मेन हेड थे जिन्होंने केस जीता है उनको हस्तांतरित कर दिया गया है। फिर ट्रस्ट के जो डीड में ही साफ कर दिया गया है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि इसके गठन के बाद, मतलब ये पूरी समिति के गठन के बाद सरकार की इसमें बिल्कुल भी भागीदारी नहीं होगी, इसमें सरकार की बिल्कुल भी भूमिका नहीं होगी। यानी यह पूरा का पूरा मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया होगी वह सरकार के दखल से मुक्त हो जाएगी। ये इसमें सब बिल्कुल कहा गया है, साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है। फिलहाल में जो मंदिर का जो पता है, वह पता एड्रेस जो है वह ट्रस्ट का पता पराशरण जहाँ पर निवास करते हैं, जो वकील जीते थे केस, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, ये उनका आवास स्थान पता है जिसको बाद में स्थानांतरित किया जा सकेगा। जिसके बाद राम मतलब जो मंदिर के निर्माण का जो रख रखाव और धन जुटाने का जो भी प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया अब ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी कि सरकार इसमें क्या बोल रही है, किस प्रकार से मंदिर का निर्माण किया जाएगा, ये सारा अब ट्रस्ट के ऊपर दे दिया गया है जानकारी। इसके बाद जो मंदिर का जो संरचना है, पुरानी संरचना, क्या ट्रस्ट उसे बदलना चाहती है या उसी पर निर्माण करना चाहती है, क्योंकि अभी तक तो 70% कार्य लगभग हो चुका है ऐसा कहा जाता है। तो ये ट्रस्ट के ऊपर है कि ट्रस्ट पुरानी जो संरचना है क्या उसी के आधार पर बनाना चाहती है, फिर नया प्रारूप बनवाना चाहती है, ये ट्रस्ट के ऊपर रहेगा पूरा का पूरा।
इसके बाद ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी की मैं एक जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देता हूँ। तो देखिए, जो यहाँ पर समिति बनाई गई है ना, समिति में जो 15 सदस्य लोग रहेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें सभी के सभी 15 सदस्य हिंदू धर्म मानने वाले होने चाहिए, मतलब हिंदू धर्मावलंबी होना अनिवार्य है, ये इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। यह शर्त उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जो 2 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाएंगे वह भी इसको फॉलो करेंगे। मतलब यहाँ पर जो 15 सदस्य की टीम रहेगी, उस 15 सदस्य की टीम में क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 सदस्य, मतलब 9 सदस्य तो ऐसे होंगे जो स्थायी होंगे, एक सदस्य उसमें दलित होना जरूरी है, वो भी हिंदू होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कि जो केंद्र सरकार की ओर से जो एक सदस्य ट्रस्ट में नियुक्त किया जाएगा, तो वह आईएएस होना चाहिए, मतलब वह एक आईएएस अधिकारी होना चाहिए, और उसकी जो पद है ना, वो संयुक्त सचिव पद के नीचे का स्तर का नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो उसका पद है वो पद भी बहुत ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, सिर्फ मतलब ब्यूरोक्रेसी में भी, तब जा करके वो यहाँ पर नियुक्त होगा। तो किस पद से नीचे नहीं होना चाहिए, संयुक्त सचिव के पद से वह नीचे नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो राज्य सरकार यहाँ पर एक सदस्य को नियुक्त करेगी, वह भी यहाँ पर आईएएस अधिकारी होना चाहिए, और वह भी राज्य में सचिव स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सदस्य रहेगा ना, वो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट रहेगा, वो अयोध्या का रहेगा। तो अयोध्या का जो जिला मजिस्ट्रेट रहेगा वह भी यहाँ पर इसका पदेन सदस्य रहेगा, लेकिन उसकी भी शर्तें हैं कि वह हिंदू होना चाहिए। यदि सपोज डेट वहाँ पर जो जिला मजिस्ट्रेट है वह मुस्लिम अपॉइंट हो जाता है, तो क्या होगा यहाँ पर कि उस केस में वहाँ पर जो एडिशनल मजिस्ट्रेट होगा वह इसका पदेन सदस्य हो जाएगा। तो ये यहाँ पर शर्तें रखी गई हैं। तो इसमें जो संरचना रहेगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो निर्मोही अखाड़े के महंत थे वो दिनेंद्र दास को भी इसमें ट्रस्ट की जो समिति है उसमें रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि आदेश दिया यहाँ था यहाँ पर कि निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि के रूप में दिनेंद्र दास को भी ट्रस्ट में शामिल किया जाए। तो उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसको यहाँ पर जो पराशरन जी हैं उन्होंने इसको भी यहाँ पर अनुमति को एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो संरचना रहेगी, उस संरचना में जो 9 सदस्य यहाँ पर आपको जिसे मैंने बताया है वो इसमें स्थायी सदस्य रहेंगे, एक दलित होगा। इसके बाद 2 सदस्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे 9 सदस्य रहेंगे परमानेंट। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो कितने हो गए, यहाँ पर 11 हो गए। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 सदस्यों को यहाँ पर चयन किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, तो ये कितने हो गए, 11 और 2 13 हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 सदस्य यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर एक सदस्य यहाँ पे दलित रहेगा, और एक सदस्य यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पदेन अध्यक्ष रहेगा वहाँ का, मतलब मजिस्ट्रेट रहेगा अयोध्या का, वो यहाँ पर चयनित होगा। तो क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल 15 सदस्यों की कमेटी बन गई है यहाँ पर। तो जो 2 सदस्य यहाँ पर मैंने बोला था इनका चयन किया जाएगा, तो इनका चयन किस आधार पर किया जाएगा, तो देखिए ट्रस्ट में जो 2 सदस्य रहेंगे उनका चयन किया जाएगा चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से। और ये चुनाव कैसे होगा, तो ये यहाँ पर जो भी सदस्य रहेंगे, आप देखेंगे 9 सदस्य हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक सदस्य 10 सदस्य हो रहे हैं, तो ये इनके चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो ये जो चुनाव करेंगे 10 लोगों के आधार पर इन दोनों का, तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त किए हुए हैं और एक जो मजिस्ट्रेट है वहाँ का, जो कि वहाँ पर पदेन सदस्य है उसका, ये दोनों चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के 10 सदस्य रहेंगे जो 2 लोगों को यहाँ पर चयन करेंगे, और वो फिर 2 लोग आकर के इसमें सदस्य बनेंगे इस पूरे 15 सदस्य टीम में, और ये पूरे मंदिर का संचालन करेंगे, जो भी वहाँ पर प्रक्रिया होती है उन सारी चीज़ों को ये संचालित करेंगे। तो फिर यहाँ पर ये सारी बातें कही गई है, और इसमें बात ये कहा गया है कि जो 15वां सदस्य होगा, इसका 15वां सदस्य जो होगा वो ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के विकास और प्रशासनिक देखरेख के लिए बनाने वाली कमेटी का अध्यक्ष होगा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे कि जो राम मंदिर का कॉम्प्लेक्स रहेगा उसके विकास के लिए, उसकी प्रशासनिक देखरेख के लिए ये जो कमेटी बनेगी उस कमेटी का अध्यक्ष होगा। यहाँ पे ये बात कही गई है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि 15 सदस्य की जो कमेटी है वो किस प्रकार से यहाँ पे प्रारूप ले रही है, और यही पूरी मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाएगी।
तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कराया ये वर्तमान की जो संरचना है इसके आधार पर। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको होना चाहिए कि कौन कौन इसके सदस्य हैं और क्या क्या उनकी बैकग्राउंड है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो सदस्य हैं उनकी मैं 15 सदस्य जो यहाँ पर नामित किए गए हैं, मतलब 9 सदस्य परमानेंट, उनकी मैं यहाँ पे पूरी व्याख्या करूँगा आपको, जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे चल के बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले होंगे ये। तो देखिए जैसा कि सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है पराशरन जी का। तो ये ट्रस्ट के पहले व्यक्ति हैं जो कि अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के पराशरन ने सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान की ओर से पक्षकार रहे हैं और ये इन्होंने केस जिताने में बहुत बड़ी योगदान दिया है। 92 साल के पराशरन को इंडियन बार का पितामह कहा जाता है। पद्म भूषण 2003 में सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण 2011 में सम्मानित किया गया और ये हिंदू शास्त्रों के अच्छे जानकार हैं। पराशरन 2 बार देश के अटॉर्नी जनरल पद पे रह चुके हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े पद पे रह चुके हैं। ये भारत के कानून की जो प्रक्रिया होती है जिसको कोर्ट में चैलेंज करने के बाद जाना होता है जिस वकील को, ये वो रह चुके हैं, मतलब भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं ये। इन्हें अब BLL भी हो चुका है के दौरान हिंदू लॉ में गोल्ड मेडल मिला हुआ था। 1958 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू किया। आपातकाल में तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल व 1980 में देश के सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े पदों पर ये रह चुके हैं। इसके साथ जो दलित वर्ग के जो व्यक्ति थे जिनका नाम यहाँ पर रखा गया है दूसरे सदस्य के रूप में, वो कामेश्वर चौपाल हैं, जो कि राम मंदिर में रखी गई पहली ईंट जो कि 1989 में इन्होंने रखा था, इन्होंने रखा था। तो कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखी थी। सुपौल जिले के कोसी तटबंध के बीच बसे गांव कमरैल के निवासी चौपाल अब राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बन गए हैं। जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था उस समय वह विश्व हिंदू परिषद का सह संगठन मंत्री थे। ये बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाके से आने के बावजूद विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों से इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी कि उन्होंने इसको बाकायदा शहर के साथ स्वीकार किया और उसको यहाँ पे उन्होंने संपूर्ण किया। चौपाल भाजपा कोटे से 2002 से 2004 तक विधान परिषद रह चुके हैं, मतलब विधान पार्षद रह चुके हैं। 1991 में रोसड़ा लोकसभा से इन्होंने रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा जिसमें पराजित हो गए थे बाकायदा ये। 2014 का लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र सुपौल से लड़े जहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और राम मंदिर का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें इन्हें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने का मौका दिया गया है। फिर इसके बाद आप अन्य सदस्यों में देखेंगे तो यहाँ पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती हैं जो कि कार सेवा में इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये ज्योतिष पीठ के स्वामी सतानंद के शिष्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज का आश्रम प्रयागराज के अपोली बाग में है। ये 78 वर्ष के हैं। ये स्वामी वासुदेवानंद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से शुरू से ही सक्रिय रहे हैं। उन्होंने हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इसी वजह से इनका जो नाम है इसमें रखा गया है। स्वामी वासुदेवानंद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर तहसील क्षेत्र के मूल निवासी हैं। संन्यास से पहले इनका नाम सोमनाथ द्विवेदी था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो चौथे व्यक्ति हैं इसके वो है विमलेंद्र मोहन। ये ऐसा कहा जाता है कि ये अयोध्या के राजा, तो अयोध्या राज परिवार के मुखिया हैं ये विमलेंद्र मोहन मिश्र। ये 64 ईयर के हैं जो कि आध्यात्मिक सांस्कृतिक संस्कार मतलब सांस्कृतिक विरासत में ये विश्वास करते हैं ये। और इनका जो मिजाज है ताज़ा जिम्मेदारियों के आधार पर कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया गया है, ट्रस्ट में इन्हें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह को इन्होंने बाकायदा इसके लिए मतलब कह सकते हैं कि आभार व्यक्त किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि बाकायदा ये अपनी निष्ठा के साथ ये सारी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तो ये व्यक्ति हैं। फिर इसके बाद जो इसमें अन्य व्यक्ति हैं आप देखेंगे कि महंत दिनेंद्र दास हैं जो कि निर्मोही अखाड़ा से संबंध रखते हैं। फिर इसके बाद स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज है जो कि यहाँ पर ये भी बहुत प्रचलित है और इनका जो कहा जाता है कि बहुत देश विदेशों में भी प्रचलित हैं ये। इनका बाकायदा बहुत सारे प्रवचन होते हैं देश विदेशों में। फिर उडुपी के जगत गुरु माधवाचार्य हैं जो कि ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। इनके भी मतलब अच्छे खासे धार्मिक कृत्यों में ये बिजी रहते हैं ये। फिर इसके बाद अन्य सदस्यों में आप देखेंगे कि डॉक्टर अनिल मिश्र हैं जो कि ऐसा कहा जाता है कि आपातकाल में संघ के साथ ये जुड़े थे।
और इसके साथ साथ जो अन्य व्यक्ति हैं इसमें स्वामी अखंडानंद के शिष्य रहे हैं महाराज परमानंद महाराज। ओके, तो यहाँ पर स्वामी परमानंद महाराज ये भी इसके सदस्य हैं। तो ये कुल 9 सदस्य हैं जो कि परमानेंट रहेंगे इसमें। और इसके बाद क्या होगा कि ये जो मंदिर है, मंदिर का निर्माण किस कानून के तहत किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उसमें एक लॉ है जो कि बहुत पहले से बना हुआ है। 1993 में संसद में एक कानून पारित किया गया था जिसमें अयोध्या भूमि अधिग्रहण कानून 1993 कहा जाता है। तो उसी के प्रावधानों के तहत इस पूरे मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ये जो सारी की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यहाँ पर जब 9 नवंबर 2019 को जब फैसला सुनाया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब 3 महीने का समय दिया गया था केंद्र सरकार को। तो 9 फरवरी तक से पहले यहाँ पर मतलब 9 फरवरी 2020 तक केंद्र सरकार को इस पूरी कमेटी या जो समिति बनाई गई है, ट्रस्ट समिति, इसके लिए पूरा रूपरेखा बनानी थी, जो कि केंद्र सरकार ने 5 फरवरी को कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो कमेटी बनाई गई इसके पास अब क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी। तो सबसे पहले तो कमेटी के पास ये जिम्मेदारी रहेगी कि मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाती है और किस प्रकार से वो मतलब इसकी पूरी काम करती है। इसके साथ साथ भविष्य में ये ट्रस्ट राम जन्मभूमि का जो मंदिर बनेगा, उस मंदिर के बाद बनने के बाद जो वहाँ पे लोग आएंगे उसकी व्यवस्था को देख रेख करना इस पूरी मतलब जो ट्रस्ट रहेगा इसकी जिम्मेदारी रहेगी। देश विदेश से जो श्रद्धालु आएंगे उनके रहने के, खाने की, ठहरने की सारी व्यवस्था इनको देखना होगा। ये सारी इसकी प्रक्रिया रहेंगी। तो दोस्तों इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि किस प्रकार से वर्तमान के प्रारूप बनाया गया है और क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी गई है पूरे ट्रस्ट को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो वर्तमान में जो प्रक्रिया हुई है इससे को आने के लिए क्या क्या अभी तक घटनाएं घटित हुई हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कानूनी प्रक्रियाएं थी, क्या मंदिर मस्जिद का विवाद था जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 नवंबर 2019 को कंप्लीट किया गया। उसके आधार पर 5 फरवरी 2020 को जो समिति बनाने का गठन किया गया है। तो उन्हीं के पीछे जो अभी तक घटनाएं हुई हैं उसको मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ बताना चाहूँगा ताकि आपको पूरा जो मुद्दा है वो समझ में आ सके। तो देखिए, सबसे पहले तो 1992 में 9 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद है उसको गिराया गया था। फिर 1993 में 3 जनवरी को विवादित स्थल में जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण कानून पास किया गया था, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं। फिर 1994 में क्या होता है कि 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इस्माइल फारूकी मामले में कहा कि मस्जिद इस्लाम में से जुड़ी हुई नहीं है। ये 1994 में अपने एक फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर 2002 में एक फ़ैसला आता है, यहाँ पर हाई कोर्ट में विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू होती है यहाँ पर 2002 में। फिर 2013 में 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने असलम उर्फ भूरे मामले में कहा कि अधिग्रहित स्थल पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। ये 2003 में कहा था। फिर 2010 में एक सुनवाई होता है। तो 2010 में 30 सितंबर को हाई कोर्ट ने विवादित क्षेत्र में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में ज़मीन को बांटने का आदेश दिया और यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका फैसला दिया था। फिर 2011 का समय आता है। तो 2011 में 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या ज़मीन विवाद में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। मतलब जो फैसला यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है कि जो ज़मीन है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला जन्मभूमि। तो तीनों पक्षकार जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक लगा देती है कि इससे संबंधित कोई भी एक्टिविटी आगे नहीं की जाएगी इस ज़मीन पर। फिर क्या होता है 2016 में क्या होता है कि 26 फरवरी को सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो कि भाजपा के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाए जाने की मांग करते हैं। तो क्या होता है फिर 2017 में 21 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि JS खेर रहते हैं उस समय, ने संबंधित पक्षों के बीच में अदालत के बाहर समाधान करने का सुझाव दिया। तो जब ये सुझाव दिया यहाँ पर 21 मार्च को, तो 7 मार्च को टीम गठित होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया। 1994 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए। तो क्या हुआ कि 7 के बाद 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश शिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विवादित स्थल से उचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जा सकती है ऐसा कहा। फिर यहाँ पर 11 सितंबर को क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि 10 दिनों के अंदर
2 अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करे जो कि विवादित स्थल की यथास्थिति की निगरानी करें। फिर यहाँ पर 20 नवंबर को क्या होता है, तो 20 नवंबर को यूपी उत्तर प्रदेश की सिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा सकता है और मस्जिद का लखनऊ में। ये सारे फैसले यहाँ पर लिए गए। फिर आता है 2018 का समय। तो 2018 में क्या होता है कि 8 फरवरी को सिविल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। तो सिविल याचिकाओं पर सुनवाई की तो 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ने सुब्रमण्यम स्वामी की जो याचिका सहित सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो कि यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था अपनी याचिका में कि यहाँ पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ पर क्लियर कर दिया जाए, मतलब परमिशन दे दी जाए। तो उसको यहाँ पर 14 मार्च 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले, मतलब जो उनकी याचिका होती है उसको खारिज कर देती है। फिर क्या होता है कि 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सुनवाई उचित पीठ के समक्ष जनवरी के पहले हफ्ते में तय की जाती है, जो सुनवाई के समय पर निर्णय करेगी। फिर क्या होता है कि 2019 में 8 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्य मतलब न्यायाधीशों के पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता उस समय के तत्कालीन न्यायाधीश भारत के न्यायाधीश रंजन गोगोई ने की थी, जिसमें न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति N.V. रमन्ना, न्यायमूर्ति U.U. ललित, न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ शामिल थे। 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्य संविधान पीठ का पुनर्गठन गठन किया गया। इस पीठ में क्या होता है कि एक जो सदस्य होते हैं वह इसमें मतलब इसका जो पूरा का पूरा सुनवाई होता है उसमें शामिल होने से मना कर देते हैं, तो उनकी जगह फिर से एक नया सदस्य को इसमें जोड़ा जाता है। तो कुछ जो पीठ है, पीठ की संरचना कुछ इस प्रकार हो जाती है कि नई पीठ में जो CJI भारत के होते हैं तत्कालीन रंजन गोगोई वो शामिल रहते हैं, न्यायमूर्ति S.S. बोबड़े भी रहते हैं, D.Y. चंद्रचूड़ भी इसमें सदस्य रहते हैं और अशोक भूषण को इसमें, और इसके बाद न्यायमूर्ति S.A. नजीर, 2 लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये पूरी संरचना हो जाती है। फिर इसके बाद 25 जनवरी के बाद टीम के गठित के बाद इसकी सुनवाई लगातार चलती रहती है, इसकी सुनवाई डेली होती है। और फिर 2 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ नाकाम होने पर 6 अगस्त को रोजाना सुनवाई का फैसला लेती है। मतलब 6 अगस्त जनवरी में जब टीम गठित होती है, इसके बाद यहाँ पर 3 लोगों की कमेटी गठित की जाती है, जिसमें यहाँ पर 3 लोग जो होते हैं वो मध्यस्थता की बात करते हैं, लेकिन कोई परिणाम ना आने की वजह से क्या किया जाता है कि इसकी सुनवाई स्टार्ट की जाती है। तो 6 अगस्त से इसकी डेली सुनवाई होती है। तो 6 अगस्त की सुनवाई के आधार पर सारी की सारी प्रक्रियाएं चलती है। फिर 4 अक्टूबर तक आते आते लगभग सुनवाई कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर अदालत ने कहा कि 17 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी करनी है, जब 6 अगस्त को इसकी सुनवाई स्टार्ट होती है और 17 अक्टूबर तक पूरी की पूरी इसकी जो सुनवाई है वो कंप्लीट करना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई कंप्लीट कर लेता है और 17 नवंबर तक इसका फैसला सुनाए जाने की भी डिक्लेरेशन कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा। मतलब जो भी इस केस से संबंधित व्यक्ति होते हैं सबको यहाँ पर उस राज्य से मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से बोलते हैं कि सबको एक सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए ताकि किसी भी प्रकार की जो अनहोनी है उससे बचा जा सके। तो बाकायदा यहाँ पर सबको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। फिर 16 अक्टूबर को कोर्ट ने जो पूरी की पूरी सुनवाई पूरी कर लेता है और फैसले को सुरक्षित रख लेता है। 16 अक्टूबर मतलब 6 अक्टूबर से जो 6 अक्टूबर यहाँ पर अगस्त से प्रक्रिया शुरू होती है पूरी सुनवाई की, और 16 अक्टूबर तक आते आते पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाती है और पूरी सुनवाई यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाती है। फिर इसके बाद 16 अक्टूबर को ही यहाँ पे जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया जाता है। और फिर 9 नवंबर को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो टीम होती है वो बैठती है और फैसला सुनाती है। और जो फैसला सुनाती है वो सबको पता है कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा ज़मीन है वो राम लला जन्मभूमि को यहाँ पर दे दिया जाता है। और मुस्लिम पक्ष में यहाँ पर ये बोला जाता है कि उनको 5 एकड़ भूमि अयोध्या में ही किसी प्रोमिनेंट जगह पर दिया जाए, जो कि वर्तमान में जो फैसला लिया गया है उसमें बाकायदा केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से बोला है और यूपी सरकार ने वहाँ पर जो अयोध्या है अयोध्या में ही यहाँ पर 5 एकड़ भूमि देने का फैसला किया है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी है ये आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से मिल चुकी होगी। और इसके बाद जो 5 फरवरी है, 5 फरवरी को जैसा कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने
के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि राम जन्मभूमि के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है उसका नाम यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रखा गया है और ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है इस केस से संबंधित, इस विवाद से संबंधित मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपको एक स्पष्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस प्रक्रियाओं से जाकर के ये पूरा जो केस है इसका सॉल्यूशन निकाला गया है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को ऐसे लीगल अवेयरनेस के रूप में देने की कोशिश की है। इसको आप किसी भी प्रकार से किसी भी राजनीतिक या धार्मिक रूप से जोड़ने की कोशिश ना करें, मेरी आप लोगों से ये अपेक्षा रहेगी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और जब भी आप इससे संबंधित चीज़ें जानने की कोशिश करें तो आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।